भारत सरकार के पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा जी। पहुँचाया कि आप उस विकल्प का नेतृत्व कर सकते हैं, आप आइए, आपका कर्तव्य बनता है, आपका धर्म बनता है। इस उम्र में भी, मेरी उम्र 83 साल हो गई, उसके बाद भी अगर आज मैदान में हूँ तो कोई न कोई कारण होगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए इस उम्र में, जो कुछ जीवन में चाहिए था वो मैंने पा लिया। 24 साल IAS की नौकरी करी, बड़े बड़े पदों पर रहा, उसके बाद राजनीति में आया, राजनीति में भी बड़े बड़े पदों पर रहा। तो अब मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अगर हम जीवन के बचे खुचे समय को बिहार की बेहतरी के लिए लगा सकते हैं तो उस इरादे से हम बिहार। तो क्या बिहार दूसरा जयप्रकाश नारायण देख रहे हैं? नहीं, हम कोई JP बहुत बड़े आदमी थे, फ्रीडम फाइटर थे, हम उनके पाँव की धूल के भी बराबर नहीं हैं। लेकिन हम सबका एक कर्तव्य तो बनता ही है कि JP के बताए हुए रास्ते पर चलें। क्योंकि जयप्रकाश नारायण भी एक राजनीतिक संन्यास से गुजर रहे थे और 73-74 में उन्होंने एक नेतृत्व संभाला युवाओं का, और उसके बाद पूरे भारत की राजनीति मात्र संजोग है कि मेरा रास्ता जो है घूम फिर के वही लग रहा है आपको जैसा JP का रास्ता था। ये बात संयोग है, ये संयोग है। अभी वर्तमान में सर जो नीतीश बाबू की सरकार है, उन्होंने लॉकडाउन की घोषणा की है, अभी चुनाव भी होने वाला है। ऐसी स्थिति में आपको क्या लगता है? ऐसी स्थिति में चुनाव नहीं हो सकता। चुनाव जब होगा ना तो जितने मतदान केंद्र हैं वो सारे के सारे कोरोना के केंद्र बनेंगे और भयंकर रूप से कोरोना फैल रहा है, आप देख रहे हैं। इसलिए सरकार को लॉकडाउन करना पड़ा। मुख्यमंत्री का आवास सुरक्षित नहीं है, बिहार विधान परिषद सुरक्षित नहीं है, मुख्य सचिव का कार्यालय सुरक्षित नहीं है, जिला का कलेक्टर का कार्यालय सुरक्षित नहीं है, होम डिपार्टमेंट सुरक्षित नहीं है, BJP का कार्यालय सुरक्षित नहीं है। सुरक्षित क्या है इस प्रदेश में? और इसमें चुनाव होगा। आपको लगता है कि कोरोना ने बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था का पूरा पहले से ही खुला हुआ था? देखिए, मैं बताऊं आपको कि मैं 1988 में पहली बार बिहार से MP होकर गया राज्यसभा। और आप जानते हैं आज तक जो एक हमारा बहुत बड़ा दायित्व है वो ये होता है कि बिहार झारखंड से जितने लोग आते हैं एम्स में इलाज कराने, या वेलोर जाते हैं या मुंबई जाते हैं, उनकी मैं सिफारिश करूं डॉक्टर से कि इनको जल्दी देख लो। उनको घर में ठहराते थे जब हम सांसद थे, देखभाल करते थे। क्यों जाते हैं लोग बिहार के बाहर? क्योंकि यहाँ चिकित्सा नहीं है। क्यों जाते हैं लोग यहाँ से कोटा? क्योंकि यहाँ पर शिक्षा नहीं है। यानी वर्तमान शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था सब चरमराई, सब चरमराई। चाहे जो भी जुमलेबाजी हो जाए, ये चरमराई तभी ना बिहारी बाहर जाता है। बिहार का लाख हजारों करोड़ रुपया हर साल बिहार के बाहर जाता है शिक्षा और स्वास्थ्य के नाम पर। पलायन सर जो है, और शिक्षा स्वास्थ्य के नाम पर जो पलायन हो रहा है, ये तो पिछले 50 साल से घटना है बिहार में। आपको नहीं लगता? इतना भयंकर कभी नहीं था, इतना भयंकर कभी नहीं था। लोग जाते थे, आज भी और भविष्य में लोग स्वेच्छा से जाए, मजबूरी में न जाए। और इस प्रकार का बिहार बन सकता है। यहाँ क्यों चीनी उद्योग बंद हो? यहाँ क्यों जूट उद्योग बंद हो? यहाँ क्यों पेपर मिल बंद हो? यहाँ क्यों फर्टिलाइज़र फैक्ट्री बंद हो? यहाँ के उद्योग धंधे क्यों बंद होते चले गए एक के बाद एक? क्या सरकार का दायित्व तो नहीं बनता है कि वो देखे कि नए उद्योग धंधे आए और पुराने चले? इसके लिए आप किसको दोषी मानते हैं, मार्केट व्यवस्था को या सरकार को? नहीं, हम सरकार को सीधे दोषी मानते हैं, क्योंकि देखिए हर प्रदेश की स्थिति जो है उसमें मुख्यमंत्री की बड़ी भूमिका होती है। अगर प्रदेश का मुख्यमंत्री सही है, सही दिशा में काम कर रहा है, सही नीतियाँ बनाता है, तो वो प्रदेश आगे बढ़ता है, नहीं तो वो प्रदेश पिछड़ता चला जाता है। इसलिए न इसमें मार्केट का दोष है, न इसमें भारत सरकार का उतना दोष है। ये दोष सीधे और सीधे मुख्यमंत्री। यानी सभी उद्योगों के बंद होने के लिए आप सीधे नीतीश कुमार को जिम्मेवार मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अभी वर्तमान में सर जो बिहार में छात्रों की जो समस्याएं हैं, खासतौर से एक समस्या ये है कि कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती है,
दूसरी समस्या ये है कि समय पर परीक्षा नहीं होती है, और प्रतियोगिता परीक्षाओं की ये स्थिति है कि जब भी होती है तो उसमें धांधली होती है। तो इन सब प्रश्नों को लेकर क्या आप आगे बढ़ेंगे? बिल्कुल आगे बढ़ेंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य, विधि व्यवस्था और भ्रष्टाचार, ये 4 ऐसे मुद्दे हैं जिसको तुरंत ठीक करना पड़ेगा। जैसे सर अभी दरोगा बहाली की जो परीक्षा है उसमें भ्रष्टाचार पाया गया, चाहे बीपीएससी में भी जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी भ्रष्टाचार की बात आती है। अभी ट्रांसफ़र पोस्टिंग एक उद्योग बना हुआ है बिहार में। अभी 400 वीडियो का ट्रांसफ़र हो गया, पता नहीं कितने सर्किल ऑफिसर्स का ट्रांसफ़र हुआ। क्यों मुख्यमंत्री को रोकना पड़ा? वो सब ट्रांसफ़र को स्थगित क्यों करना पड़ा है? क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हुआ है। तो इसलिए यहाँ मैं कहूँ आपसे, मैं गंभीरता से इस बात को कह रहा हूँ कि बिहार में बहुत कुछ सड़ गया। जैसे बहुत कुछ मैं बता रहा हूँ आपको, ये सारा कुछ शिक्षा व्यवस्था, विधि व्यवस्था, भ्रष्टाचार, चिकित्सा व्यवस्था, बहुत कुछ सड़ गया। नियुक्तियाँ, उसमें घोटाला, सृजन घोटाला, हर चीज़ में लगता है जैसे कि सड़ा। मुजफ्फरपुर बालिका गृह, इससे बिहार के लोगों का मस्तक ऊंचा हुआ क्या? नहीं, वो तो बस शर्म की बात थी। शर्म की बात थी ना तब। तो सर उसको कोर्ट में आप लोगों ने चैलेंज करने का सोचा? नहीं, हम बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं रखते हैं कि हर मामले को लेकर कोर्ट में जाया जाए। हम इसमें विश्वास रखते हैं कि प्रजातंत्र में हर आदमी को अपनी बात रखने का अधिकार है, और जो पॉलिटिकल बात है उसको पॉलिटिकल। जैसे नीतीश कुमार सर ने कहा था कि हम 0 टॉलरेंस रखेंगे भ्रष्टाचार पर, और इसी मुद्दे पर वो महागठबंधन से अलग हुए। तो आपको क्या लगता है कि भ्रष्टाचार से मुक्त है या उसी में चल रहा है? नहीं, आपको क्या लगता है? किसी बिहारी से आप पूछिए कि भाई तुम्हारा काम बिना रिश्वत दिए हुए किसी सरकारी कार्यालय में होता है क्या? अगर कोई कह दे हाँ होता है तो मैं उसको प्रणाम करूँगा। हमने जितने लोगों से बात की है, सब लोगों ने कहा है कि बिना रिश्वत दिए यहाँ सरकारी कार्यालयों में कोई काम नहीं होता। हम भी यहाँ पर रहे हैं कर्पूरी ठाकुर के प्रधान सचिव, हमने देखा उस बिहार को भी, और हम सुंदर दास के प्रधान सचिव थे, उस बिहार को भी देखा है। ये बिहार थोड़ी था उससे। ये सब लोग तो जेपी के ही शिष्य माने जाते हैं, तो आपको लगता है कि ये लोग जेपी की विचारधारा से अलग हो गए हैं? जेपी की विचारधारा को के साथ इन्होंने दगाबाजी की। इसको कहते हैं ना कि इन्होंने उस विचारधारा को न केवल छोड़ दिया बस, बल्कि उसके साथ दगाबाजी की। यानी कि ये लोग शिष्य तो रहे, उनके नाम पर वोट लिया, लेकिन उन विचारधारा को आगे लेकर बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि जेपी की जो विचारधारा थी वो सबसे जो मुख्य बिंदु उसमें था वो भ्रष्टाचार था। जेपी ने खुद हमसे कहा कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ हूँ। जेपी ने खुद हमसे कहा कि हम शिक्षा व्यवस्था को सुधारेंगे। जेपी ने खुद हमसे कहा था कि चुनाव में कितना पैसा खर्च हो जाता है, क्या ये सही है कि प्रजातंत्र में इतना पैसा खर्च हो? कौन आजकल देख रहा हूँ बातों? जैसे रामविलास पासवान हो गए, नीतीश कुमार हो गए या लालू यादव हो गए, ये सब तो उसी मूवमेंट से निकल कर आए हैं। नहीं, और बहुत लोग हैं। सुशील मोदी उसी मूवमेंट से, रविशंकर प्रसाद उसी मूवमेंट से, बहुत लोग उस मूवमेंट से निकल के आके पद पर बैठ गए और जेपी को भूल गए। तो अभी जो द्वितीय हम लोग जयप्रकाश नारायण को देख रहे हैं, तो क्या आप ऐसे लोगों का चुनाव करेंगे जिनका चरित्र अच्छा हो? मैं बिल्कुल आपको एक आश्वासन देता हूँ, और आपके माध्यम से बिहार के नौजवानों को और बिहार की जनता को, कि मैं किसी भी आपराधिक चरित्र के व्यक्ति से समझौता नहीं करूँगा। अगर साफ सुथरी मुद्दों पर आधारित राजनीति करनी है तो ऐसे तत्वों से दूर रहना पड़ेगा, चाहे चुनाव में जो भी प्रक्रिया। अभी सरकार जो है निजीकरण की नीति अपना रही है सर। जैसे सबसे बड़ा जो नियोक्ता है रेलवे, उसको बेच दिया गया, मतलब बेचने की प्रक्रिया शुरू कर दी। उसके निजीकरण के संदर्भ में आपका क्या विचार है? क्या भारत के वित्त मंत्री भी रह चुके हैं? आज के दिन हम उस पर नहीं विचार करना चाहते हैं। भारत सरकार की नीति है ना, अभी हम लोग बिहार को पहुँच सकते हैं। अभी सर एक और जो संगठन आया भीम आर्मी, नाम आपने सुना भी होगा, चंद्रशेखर आज़ाद जी उसको लेकर आंदोलन वगैरह कर रहे हैं, तो उन लोगों से आपका कोई संपर्क? हमारा बहुत लोगों से संपर्क है, बहुत लोगों से संपर्क नहीं भी है, तो इसलिए आगे बढ़ रहे हैं। आगे अभी जैसे कि ज्योति कुमारी का जो केस है सर,
उसमें उस लड़की के साथ बलात्कार हुआ, फिर उसकी हत्या कर दी गई। वो ज्योति कुमारी नहीं है। वो ज्योति कुमारी नहीं है, लेकिन ज्योति कुमार का जो केस है हाँ। और उस पर सरकार का मतलब कोई स्पष्ट निर्णय नहीं हो पाया उस संदर्भ में। नहीं, शर्म की बात है, शर्म की बात है। इस प्रकार की घटनाएं रोज हो रही हैं। इस प्रकार की महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार, रेप और उनको न्याय नहीं मिल रहा, इस प्रकार की घटनाएं आज दिन हुई नहीं है बिहार में, पूरे बिहार में हो रही है। जो अभी हाल में जो नीति आयोग का इंडेक्स आया है सर, उसमें हर मामले में बिहार पीछे दिखाई दे रहा है। सबसे पीछे नीति आयोग का एक इंडेक्स है, सूचकांक है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का। 2019 में बिहार सबसे नीचे पाया देश में। तो किसी भी सूचकांक को आप लीजिए, आप पाइएगा कि बिहार सबसे नीचे। क्यों? क्या बिहार की यही नीति है? यही फेट होना चाहिए बिहार का और बिहारियों का? और क्या बिहारियों को इसको बिल्कुल चुपचाप बर्दाश्त कर लेना चाहिए कि कुछ करना चाहिए इसके बाद? इसी के लिए प्रेरित करने के लिए मैं आया। तो आप कहना चाहते हैं कि ये 15 साल का जो पूरा कार्यकाल रहा नीतीश बाबू का, वो पूरी तरह से असफल हो गया? हमको सब लोग कहते हैं कि उनका पहला 5 साल का जो कार्यकाल था वो उतना बुरा नहीं था। उसमें सड़कें बनी, बाकी कुछ काम हुआ, बिजली में व्यवस्था में सुधार आए, लेकिन उसके बाद के जो 10 साल वो बिल्कुल बेकार रहे। और हम तो कहेंगे कि नीतीश बाबू जो है ना, वो फ्लाईओवर मुख्यमंत्री। हाँ, क्योंकि पटना में खूब फ्लाईओवर बन रहा है, गांव की सड़कों का जो हाल हो। आप जानते हैं कि पिछले साल जो ग्रामीण सड़क योजना है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, उसका मात्र 33% लक्ष्य ही बिहार में पूरा हुआ। बोलिए। जैसा कि आप देख रहे थे यूथ एजेंडा लाइव, आज हमारे साथ थे भारत सरकार के पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा जी। मैं संतोष कुमार, कैमरामैन शेखर आज़ाद के साथ।